Hello learners, how are you? This is Yash and welcome back to Assist 3 Point. So what we did in the last session we completed linking verbs and negative verbs. I hope you revised them all. So what we have to do in today's session, our today's agenda is to complete the moods of the verbs. So we are going to start a new topic in verbs only, that is moods. So we are going to learn different varieties of moods that exist in grammar. So moods क्या होता है basically? It is a manner by which you can make a variety of sentences यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड्स. ठीक है, तो मूड वही है जो सबका मूड होता है हिंदी इंग्लिश में, तो वही मूड ऑफ वर्ब भी होता है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप मूड के बेसिस पे क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो. ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर ऑफ द पेन. इस पर कौन सा सूट करना चाहिए, इस पर वाइट वुड बी सूटेबल. ठीक है, तो मूड्स अगर आपने कभी पहले देखा हो, सुना हो, जाना हो, समझा हो, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. बिकॉज वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फ्रेश टॉपिक दैट इज मूड्स ऑफ वर्ब्स. तो वर्ब्स में अभी डाइवर्सिफाइंग क्या है, पार्ट्स है वर्ब्स के. ठीक है, अलग अलग तरह की वर्ब्स हमें पढ़नी है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, डायनामिक, इन डायनामिक, सॉरी नॉन डायनामिक. एंड उसके बाद हमने रेगुलर वर्ब्स पढ़ी, इरेगुलर पढ़ी, स्टैटिक पढ़ी, स्ट्रॉन्ग पढ़ी, वीक पढ़ी, है ना. तो इनके साथ साथ हमें क्या करना है, अभी ऑक्सिलरी भी आएगी. अब इनके साथ साथ हमें क्या करना है, मतलब हाउ यू हैव टू प्रेजेंट अ वर्ब इन अ सेंटेंस, वो भी पढ़ना है. तो वो हम कैसे पढ़ेंगे, मूड के द्वारा, है ना. तो वर्ब्स के भी मूड होते हैं. कैसे मूड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन, ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज इट योरसेल्फ. चलो, मूड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अ वर्ब शोइंग द मैनर. मैंने बताया ना मैनर होता है. वाई आई एम नॉट एबल टू राइटिंग, या सो मैनर होता है, ये रहा. क्या होता है, मैनर होता है इन विच समथिंग इज सेट बाय, मतलब वर्ब ही प्रेजेंट करेगी सेंटेंस को. ठीक है, इन इट्स डिफरेंट मैनर, है ना. तो मैनर क्या होगा वो हम आगे देखेंगे. मतलब मूड जो होते हैं वो क्या होता है, मैनर होता है ऑफ प्रेजेंटिंग द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब्स. ठीक है, अब देखिए इन अदर वर्ड्स, अलग अदर वर्ड्स में देख लेते हैं. मूड इज यूज टू रेफर टू अ वर्ब. ठीक है, मूड क्या होता है, ये रेफर करता है एक वर्ब को, यानी कि बेसिकली एक वर्ब की फॉर्म होती है. ठीक है, जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है, वेदर द वर्ब, यानी कि वर्ब इंडिकेट करेगी फैक्ट. अगर सेंटेंस के अंदर फैक्ट है तो उसके लिए अलग मूड होगा. अगर सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन है तो उसके लिए अलग मूड होगा. सेंटेंस के अंदर कमांड है, कमांड मतलब पता होगा, है ना. उसके बाद कंडीशन, कंडीशन होती है ना सबकी, जैसे कंडीशन अलग तरह की कंडीशन होती है, तो वो क्या होगा, मूड से यू कैन एक्सप्रेस. उसके बाद है विश. अगर विश होता, जैसे विश होता है ना, जैसे अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता, तो वो आप प्रेजेंट कैसे करोगे, मूड के द्वारा करोगे. मूड क्या होता है, मूड फॉर्म होती है वर्ब की. चलो, उसके बाद पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी भी आप यू कैन प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, यू कैन शो पॉसिबिलिटी विद द यूज ऑफ मूड्स ऑफ वर्ब्स. उसके बाद ये कह रहा है इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 6 मूड्स. 6 मूड होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर. ठीक है, जिसमें 5 होते हैं, 5 होते हैं इन्फिनेटिव, सॉरी 5 होते हैं फाइनाइट. 5 होते हैं फाइनाइट, यानी कि 6 मूड होते हैं. फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, अबव, अबव विदाउट टू. ठीक है, अभी इसमें मत जाओ कि भाई फाइनाइट क्या होता है, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है. बस अभी के लिए ध्यान रखो कि आपको मूड पढ़ने हैं आज के क्लास में, मूड्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, और कंप्लीट नहीं हो पाएंगे बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक. ठीक है, तो आई विल ट्राई माई सेल्फ बेस्ट कि भाई पूरा कर सकूँ, लेकिन आज की स्लाइड में समझंगटी मूड नहीं है, तो जितना मूड हो पाएगा वो कर पाएंगे. लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ लेंथी टॉपिक इन वर्ब्स ओनली. तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर 6 मूड्स होते हैं, जिसमें से 5 फाइनाइट वर्ब्स के होते हैं और एक इन्फिनेटिव वर्ब के होते हैं. ठीक है, इतना ध्यान रखो. ठीक है, ये आपके काम नहीं आने वाला, बट डेफिनेशन काम आएगी, क्योंकि ये जो डिफरेंट टाइप्स है आपको ऐसे पढ़ने नहीं, रट्टा नहीं मारने हैं, बट आपको यूसेज समझ में आना चाहिए. वो आपको कराई दूंगा विद यूज ऑफ सम एग्जाम्पल्स अहेड. तो समझ में आ गया मूड्स क्या होता है. मूड्स क्या होता है, एक तरीके मैनर होता है, एक तरह का वे होता है बाई विच यू कैन शो और एक्सप्रेस योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस. लाइक वॉट, फैक्ट. फैक्ट को अगर शो करना है तो उसका एक अलग मूड होगा. क्वेश्चन के लिए अलग मूड होता है, कमांड के लिए अलग मूड होता है. एंड इसका एक छोटा छोटा रूल है, वो भी देख लें. कंडीशन अगर शो करनी है कि क्या कंडीशन में या कौन सी कंडीशन है आपके आसपास सराउंडिंग्स में या एग्जिस्ट करती है. उसका विश, इच्छा अगर आपको एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए अलग मूड है. पॉसिबिलिटी के लिए अलग मूड है. चलिए, इतनी डेफिनेशन का इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्प्लिफिकेशन बहुत है. अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मूड्स की. सबसे पहले इंडिकेटिव मूड. इंडिकेटिव मूड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द डिफरेंट कलर. वाई, बिकॉज आई नो दैट अब यहाँ पे वाइट काम नहीं करेगा. चलो, अभी ये क्या कहता है, इंडिकेटिव मूड क्या होता है. इंडिकेटिव मूड क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस. एक्सप्रेस करेगा एक स्टेटमेंट को. एक्सप्रेस करने का काम होता है सभी का, है ना. तो एक्सप्रेस करेगा किसको, फैक्ट्स को. ठीक है, यानी कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर फैक्ट्स को एक्सप्रेस करवाना है, ठीक है, तो उस दौरान जिस फॉर्म ऑफ मूड ऑफ अ वर्ब का आप यूज़ करोगे उसे बोला जाएगा इंडिकेटिव मूड. ठीक है,
और अगर आपको इंडिकेट करनी है कोई सपोजिशन, सपोजिशन का मतलब होता है कोई थॉट, कोई विचार, कोई नोशन, ठीक है। तो यहाँ पे घबराना मत सपोजिशन से। इफ़ यू आर सीइंग दिस वोकैबुलरी फर्स्ट टाइम, सपोजिशन का मतलब होता है कोई ऐसा विचार जो हो सकता है सही हो। तो अगर आपको कोई ऐसा विचार या ऐसा स्टेटमेंट शो करना है, एक्सप्रेस करना है विच कंसिस्ट ऑफ सम फैक्ट्स, ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए जो मूड यूज़ होगी उसे बोले जाएगा इंडिकेटिव मूड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पहला क्या है इसका इंडिकेटिव मूड का, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मतलब वो स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, फैक्ट्स हो, दैट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स ओनली, है ना। वेल्स आर मैमल्स नॉट फिश, तो ये जिस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है ना सेंटेंस, वेल्स आर मैमल्स नॉट फिश, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्ब यूज हो रही है, जैसे आर यूज हो गया है ना, तो इसमें ये जो प्रेजेंटेशन है इस मूड का, इसको बोलेंगे इंडिकेटिव मूड, एंड इसमें आपको प्रेजेंट क्या हो रहा है, फैक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं रखना है कि भाई इस तरह के स्टेटमेंट को इंडिकेटिव मूड कहते हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इंडिकेटिव मूड होता है, एग्जिस्ट करता है ग्रामर के अंदर, इन विच वी एक्सप्रेस सम, वी शो सम फैक्ट्स, ठीक है ना। वेल्स क्या होती है, मैमल्स होते हैं, फिश नहीं होती, एवरीबडी नोज दैट। उसके बाद है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के राउंड घूमती है। तो इस तरह के इसमें जो मूड यूज हुआ है वर्ब का, उसे इंडिकेटिव मूड बोलेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, एवरीबडी नोज कि भाई सन जो है ईस्ट की तरफ से राइज होता है, जापान की तरफ से, है ना। तो ये क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स है, मतलब वो स्टेटमेंट जिसमें आपको केवल फैक्ट्स मिलेंगे, एंड यू कैन प्रेजेंट दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द मूड ऑफ अबव, दैट इज कॉल्ड एन इंडिकेटिव मूड। चलो अब इंडिकेटिव मूड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। कोई सपोजिशन हो, सपोजिशन का मतलब कि भाई वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है बट इसको ट्रू बना दिया गया है, या हो सकता है कोई विचार है जिसका पता नहीं है कि वो ट्रू है बट कैन बी कंसिडर्ड ट्रू, उसे माना गया है कि वो ट्रू है, वो उसे माना गया कि वो सच है। कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा नोशन। जैसे एग्जाम्पल, इफ आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई विल टीच एनीथिंग इन इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई पहले तो इफ का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इफ का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जो टेंस है वो क्या है, टेंस प्रेजेंट टेंस, है ना। टेंस को सा प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये जो है एग्जिस्ट कर सकता है फैक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं टीचर होता, नहीं, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना। तो इस तरीके से अज्यूम किया गया है कि मैं एक्चुअली में टीचर हूँ, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का थॉट है, एक तरह का सपोजिशन है कि वेयर आई एम टेलिंग कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड माई वर्क, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी इज टू टीच यू इंग्लिश। तो इसे बोला जाएगा सपोजिशन, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, फैक्ट को आपने कंसिडर किया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अज्यूमिंग एज अ फैक्ट दैट आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। चलिए सेकंड, इफ यू आर अ डॉक्टर, अगर तुम डॉक्टर हो एक्चुअली में, यू विल क्योर एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। कहते नहीं है अगर कि भाई अगर तू इंसान है तो मेरी बात मान लेगा, इस तरीके से बोलते हैं ना। आपने देखा होगा कभी ना कभी हम यूज़ करते हैं लाइफ में कि अगर तू सच्चा इंसान है, या एक स्टेटमेंट यूज़ होता है ज़रूर, मतलब लड़कियों के लिए। मैं भी आई ऑल्सो यूज टू यूज़ इट बिफोर, आई यूज टू थिंक इट कि भाई कहते हैं ना कि अगर लड़की आगे जाके पलट के देखती है तो कहते हैं प्यार करती है, तो इस तरीके से बोलते नहीं हम। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बिगाड़ने वगैरह का काम नहीं है, और ना ही मैं इस क्लास को अलग दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह के फैक्ट्स हम बोलते हैं जिसको समझा जा सकता है कि वो ट्रू है, एक्चुअली में पता नहीं है कि वो ट्रू है या नहीं है, बट वी कंसिडर दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंसेज ट्रू, है ना। कहते हैं ना कि भाई लड़की ने अगर मुस्कुरा लिया तो भाई वो प्यार करती है, या लड़की पलट के देखी प्यार करती है, इस तरीके से बोलते हैं, तो उसे ही बोला जाएगा। तो उसमें जो वर्ब का यूज होगा वो होगी इंडिकेटिव मूड ऑफ अ वर्ब, एंड उसको क्या बोला जाएगा, ऐसा सपोजिशन, ऐसा विचार, ऐसा थॉट, ऐसा नोशन जिसमें जो फैक्ट है उसका पता नहीं कि वो सच में है या नहीं, बट हम मान लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसा कोई लिखा तो है नहीं कहीं बुक में कि अगर लड़की पलट के देखे तो प्यार करती है, लेकिन हम मान लेते हैं इस तरीके से। तो वही हो जाएगा अ सपोजिशन विच इज कंसिडर्ड टू बी अ फैक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो इसको बोला जाएगा इंडिकेटिव मूड, यानी कि ये एक मूड है वर्ब का, बाय विच यू कैन प्रेजेंट सम फैक्ट्स और सपोजिशन दैट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स। चलिए आई होप इस स्लाइड पे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल लेके, आपके रिलेटेबल एग्जाम्पल लेके, चाइल्डहुड के एग्जाम्पल लेके आपको मैंने समझाया। आई होप यू मस्ट हैव गॉट दी कंसेप्ट। चलिए अब इंडिकेटिव मूड कंप्लीट हो गया, अब है इंपेरेटिव मूड, एंड आई नो कि आपको जो है इंपेरेटिव मूड पता होगा। इंपेरेटिव मूड का मतलब क्या हो गया, व्हेन यू गिव एनी कमांड और रिक्वेस्ट और एनीथिंग एल्स, वो हम देखेंगे क्या होता है। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि भाई आपको इंपेरेटिव मूड पता होगा क्योंकि ये एक ग्रामर में याद करते करते आ जाता है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। और इंडिकेटिव मूड इसलिए नहीं पता होगा बिकॉज वो एग्जाम के लिए मतलब आता नहीं है, ठीक है, वो पढ़ने में नहीं आता है,
ठीक है, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले ही होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो अलग से नहीं पढ़ाया जाता है इंडिकेटिव मूड। बट इंपेरेटिव मूड अलग से पढ़ा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इंपेरेटिव मूड क्या होता है, व्हेन यू एक्सप्रेस, कोई एक्सप्रेस करते हो आप कमांड, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट, कोई एग्जॉर्टेशन, यानी कि एग्जॉर्टेशन मतलब एडवाइस, या कोई प्रेयर, ठीक है, यानी कि अगर आप इन सब में जितने भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई है इन सब का यूज़ करोगे, एंड उस केस में आपको मतलब इन सबको आपको प्रेजेंट करना है, इन सबको आपको क्या करना है, यूज़ करना है इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और उस केस में जो मूड यूज़ होगा उस मूड ऑफ अ वर्ब को बोलेंगे इंपेरेटिव। ये तरीका है, मूड क्या होता है, एक तरह का तरीका, ठीक है, फॉर्म नहीं, फॉर्म है, मतलब फॉर्म एक तरह का मूड फॉर्म ही होता है, लेकिन एक तरह का तरीका भी है कि भाई आपको कैसे प्रेजेंट करना है इन तरह के मूड को, है ना, इन अ स्टेटमेंट। तो इंपेरेटिव मूड को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, आप शुरुआत में वर्ब को यूज़ करते हो, समझ में आ गया? तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मूड्स ऑफ द वर्ब्स। तो इंपेरेटिव मूड में क्या स्ट्रक्चर में चेंज आएगा इन ग्रामर, आप उस केस में क्या करोगे, वर्ब को आगे रखते हो हमेशा। देखो मैंने आपको बताया सेंटेंस, आपको पता है सेंटेंस हमेशा ऐसे स्टार्ट होता ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरीके से। लेकिन इफ़ यू हैव एन इंपेरेटिव मूड होगा, आप यूज़ कर रहे हो इंपेरेटिव मूड, तो उस केस में सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले वर्ब आएगी पहले, ठीक है। तो ये जो तरीका है इसे बोला जाएगा इंपेरेटिव मूड ऑफ अ वर्ब, ठीक है। जैसे एग्जांपल, डू नॉट स्माइल, अब यहाँ पे डू है, डू क्या एक तरह की वर्ब है। अब इस तरह के स्टेटमेंट में आप जब भी कमांड की बात करते हो आप वर्ब का यूज़ करते हो, हंसो मत, रो मत, दरवाजा बंद कर दो, है ना। तो इंग्लिश में हमेशा सेंटेंस के बिगिन में इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब को यूज़ करते हैं इन केस ऑफ इंपेरेटिव मोड ऑफ अ वर्ब, ठीक है। तो डू नॉट स्माइल इस केस में क्या है, नेगेटिव का मतलब एक तरह कमांड दिया जा रहा है कि भाई हंसो मत, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इंपेरेटिव मूड में जो तरीका होता है वर्ब को प्रेजेंट करने का वो ये होता है कि इंपेरेटिव मूड में हमेशा वर्ब आगे आती है, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि मूड क्या होते हैं, तरीके हैं बस, ठीक है। डू नॉट स्माइल कमांड हो गई, बी क्वाइट कि भाई चुप हो जाओ, है ना, शांत हो जाओ, ठीक है, ये भी एक तरह की कमांड हो गई। उसके बाद है हेल्प द नीडी, सजेशन है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई ब्लाइंड आदमी की सड़क क्रॉस करवा दो, है ना, हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, ठीक है। तो आपको कोई फोर्स नहीं करता है, ठीक है, तो कमांड नहीं देता कोई, आपकी मर्जी है, ठीक है। सलाह देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बड़े का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो सारे सजेशन देते हैं, तो सजेशन भी देते हो आप, तो उसको भी वर्ब से स्टार्ट करोगे। तो हेल्प द नीडी आप सजेशन दे रहे हो, ठीक है, एडवाइस दे रहे हो। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे का मतलब क्या हो गया, एनकरेजमेंट, है ना। एनकरेजमेंट मतलब आप किसी को बोलते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, है ना, हैव अ गुड नाइट बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप एनकरेजमेंट देते हो, है ना, उत्साह देते हो, मतलब प्रोत्साहन देते हैं, हिंदी में शायद प्रोत्साहन बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्लीज़ लीव मी अलोन, यहाँ पे ये सेंटेंस स्टार्ट होगा लीव से, प्लीज़ को आगे भी रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो, लेकिन एक्चुअली में इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा लीव से स्टार्ट हो, मतलब वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लीव मी अलोन आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ओ गॉड स्प्रेड योर काइंडनेस, अब इस केस में ये क्या है, एक्सक्लेमेशन का साइन है, और एक्सक्लेमेशन के साइन में आप मतलब किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, प्रेयर के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना। तो जो इंपेरेटिव मूड होता है उसमें उसका आप यूज़ कर सकते हो प्रे करने के लिए भी, है ना। तो प्रेयर आप जब कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, तो वहाँ पे जो मे होता है वर्ब होता है, तो वर्ब पहले आ गई शुरुआत में, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे जो है वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है, शुरुआत में आ गई, तो इससे पता लगा कि जो प्रेयर भी आप करते हो उसमें भी इंपेरेटिव मूड का ही क्या होता है, यूज़ होता है। चलो, डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज योर सिलेबस, ठीक है। तो इस केस में भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब इस बात का ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, जैसे आपको बोला कि भाई कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना, तो पता है इंपेरेटिव मूड में भी सब्जेक्ट होता है, बट इट इज़ व्हाट, एलिमिनेटेड, ठीक है। उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या ये मान के चलो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि वो पहले से अंडरस्टूड होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, किसी को कमांड दे रहा हूँ, किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को प्रेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जो सब्जेक्ट हो वो क्या होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ डू नॉट स्माइल, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ यू डू नॉट स्माइल, ठीक है, तो यू हो गया सब्जेक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी को तो इंस्ट्रक्शन दूंगा नहीं, ऐसे अगर मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, तो सामने जाके इंस्ट्रक्शन दूंगा और तुम का यूज़ करूंगा, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा कि तुमसे बात कर रहा हूँ मैं और मैं इसको थर्ड पार्टी को बोल रहा हूँ, ही को बोल रहा हूँ, ठीक है। डू नॉट स्माइल इस तरीके से रेयरली हम इस तरीके से यूज़ नहीं होता है, मतलब। तो जब भी हम कमांड का यूज़ करेंगे, कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रेयर करेंगे, तो उस केस में सब्जेक्ट होता है यू होता है, क्योंकि सामने वाले से हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है जो क्या होता है, यू होता है, जो क्या होता है, यू होता है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम उसको
क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे फ्रॉम द सेंटेंस। यही मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बार बार यू बोलने की जरूरत नहीं होती है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में एक्चुअली, तो आप यू को एलिमिनेट कर सकते हो, दैट इज अ सब्जेक्ट फॉर्म। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। अब है वर्ब लेट, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। वर्ब लेट, लेट का हमने जो यूज़ किया था वो कहाँ पे किया था, कॉजेटिव वर्ब में किया था। आई टोल्ड यू कि भाई जो लेट होता है वो एक तरह का कॉजेटिव वर्ब भी होता है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या हो गया, एक्चुअली में ये कॉजेटिव वर्ब का फॉर्म नहीं है, बट इसमें किसी को फोर्स नहीं किया जाता है या कॉज नहीं किया जाता करवाने के लिए। हम लेट का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी को अलाउ करवाना चाहते हो, है ना। जैसे अगर हम बोलता हूँ भाई लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो अलाउ हिम टू गो, है ना। तो लेट हम क्यों यूज़ करते हैं, टू अलाउ समवन, है ना, टू गेट सम व्हाट परमिशन, उसके लिए भी आप किसका यूज़ करते हो, लेट का यूज़ करते हो। तो वही मैंने लिखा हुआ है। द वर्ब लेट इज ऑल्सो यूज टू फंक्शन एज इंपैरेटिव। क्यों इंपैरेटिव की तरह की यूज़ होता है, लेट को इंपैरेटिव मूड की तरह यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि लेट हमेशा सेंटेंस में आता है तो इन द बिगनिंग आता है ना। और उस केस में आप जो भी कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में वर्ब पहले आती है और लेट भी के एक तरह की वर्ब ही होती है, तो इसलिए ये इंपैरेटिव केस हो जाएगा, है ना। तो यही बोल रहा है कि भाई इंपैरेटिव वर्ब होता है, इंपैरेटिव मूड होता है वर्ब का, एंड इट इज यूज्ड टू मीन, क्या होता है इसका मतलब, अलाउइंग समवन टू डू समथिंग, है ना। अलाउइंग समवन टू डू समथिंग मतलब किसी को कुछ करने दो, परमिट करो उसको, है ना, अलाउ करो उसको। तो लेट तब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, लेट मी लिव अलोन, मुझे अकेला रहने दो। अब इस केस में इंपैरेटिव मूड कैसे बन गया, क्योंकि लेट आ रहा है। लेट क्या एक तरह की वर्ब होती है ना, लेट एक तरह की वर्ब होती है। तो सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज स्टार्ट होते हैं, हमेशा स्टार्ट होते हैं वर्ब से। तो लेट एक वर्ब हो गई ना। लेट योर चाइल्ड गो आउटसाइड, अपने बच्चे को बाहर जाने दो, तो इस तरीके से यूज़ करने हैं। लेट हिम डिग्रेड हिज लाइफ स्मोकिंग, लाइफ इन स्मोकिंग भी बोल सकते हैं, स्मोकिंग बोल सकते हैं। अच्छा देखो मैंने ये कैसा सेंटेंस लिया है कि भाई उसको अपनी ज़िंदगी ख़राब करने दो स्मोकिंग में। अच्छा ये सेंटेंस लिखना नहीं चाहिए था, फिर भी लिख दिया, बिकॉज आज का ज़माना ऐसा ही है ना। तुम किसी को कितना एडवाइस दे लो कि भाई तेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तेरी जीवन ख़राब हो जाएगा और रिलेशनशिप में मता बर्बाद हो जाएगा, यूपीएससी की तैयारी कर ले। और यूपीएससी की तैयारी करते करते अगर इफ़ यू फॉल इन लव तो यूपीएससी भी हाथ से जाएगा और लव भी हाथ से जाएगा। तो इस तरह की एडवाइस सबको करी जाती है, लेकिन एवरीबडी फॉल्स इन लव, एवरीबडी कम्स इन रिलेशनशिप, एवरीबडी स्मोक्स, एवरीबडी ड्रिंक्स, नोबडी अंडरस्टैंड्स, है ना। तो इसलिए मैंने सेंटेंस सोच समझ के बनाया कि भाई किसी को कितना समझा लो और आखिर में उसे बोल दो जो करना है कर, उसी तरह के मैंने सेंटेंस बना दिया। लेट हिम डिग्रेड हिज लाइफ इन स्मोकिंग, स्मोक कर रहा है, नहीं छोड़ रहा है स्मोकिंग, जाने दो, ठीक है, उसे अपनी ज़िंदगी ख़राब करने दो स्मोकिंग में। तो इसी सोच के मैंने ये सेंटेंस बनाया, बिकॉज आज के टाइम पे एडवाइस करने का ज़माना नहीं रहा। लोग हाँ हाँ करेंगे, छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली में होता वही है जो किस्मत में है और होता वही है जो टाइम कराता है ना। जो भी होता है टाइम पे ही होता है। कितना किसी को सजेशन दे लो, कितना किसी को एडवाइस दे लो, टाइम पे ही होता है सब, है ना। तो कितना किसी को सजेशन दे लो, उसी के हिसाब से वो करेगा वही जो उसके मन में है। तो उसी हिसाब से मैंने सेंटेंस बना दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है कंडीशनल मूड। कंडीशनल मूड का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल मूड। कंडीशनल मूड का मतलब हो गया मूड विच इज़ बेस्ड ऑन योर कंडीशंस, है ना। अलग अलग तरह की कंडीशंस होती है। कंडीशंस मतलब कोई भी कंडीशन उठा लो कि भाई अगर बारिश ना होती तो मैं ऑफिस चला जाता, बारिश ना आती तो मैं ऑफिस चला जाता। कंडीशन हो गई ना, कि कंडीशन क्या है, बारिश आना। तो ये क्या होता है, कंडीशनल मूड होते हैं, यानी कि एक मैनर है वर्ब को प्रेजेंट करने का सेंटेंस के अंदर। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द मूड विच इज़ मेड फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये हमेशा जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, कंडीशनल मूड सेंटेंसेस होंगे, उसमें जो आपको वर्ब मिलेगी वो हमेशा मॉडल वर्ब मिलेगी, जो कि होती है वुड, हमेशा। तो ये एक तरीका होता है कंडीशनल मूड ऑफ अ वर्ब को पहचानने का सेंटेंस के अंदर। तो आपको पता लग जाएगा वुड के प्रेजेंट होने से सेंटेंस में, तो क्या पता लग जाएगा कि ये जो है कंडीशन है, एक तरह की कंडीशन है। और ये जो वुड होता है ना, हमेशा दो ही सब्जेक्ट के साथ आएगा, आई और बी के साथ, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके सेंटेंसेस देखेंगे आगे, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कंडीशनल मूड को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। यू विल सी वुड, द मॉडल वर्ब वुड इन अ स्टेटमेंट। तो अगर वुड आपको दिखता है, ठीक है, तो समझ जाना कि वो कंडीशनल सेंटेंस है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, वुड से पहले दो ही तरह के सब्जेक्ट आएंगे, या तो आई आएगा या वी आएगा। एंड इन्फिनेटिव ऑफ द अदर वर्ब विदाउट टू, मतलब इसको अभी ये ध्यान रखो कि वर्ब आएगी लेकिन विदाउट टू आएगी, उस वर्ब के साथ टू कभी नहीं आ सकता। अगर वुड के साथ जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ कोई मेन वर्ब आएगी तो उस मेन वर्ब में टू नहीं होगा। चलो उसके बाद ये कह रहा है दिस मूड ऑफ द वर्ब इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट करने के काम आता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के काम आता है। रेफर टू द कंडीशन विच इज अनसर्टेन, कुछ ऐसी कंडीशन बताने का काम आता है जो अनसर्टेन। का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित, जो पूरी नहीं हो सकती और जो डिपेंड करती है
समथिंग एल्स, समथिंग किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर वो होगा तो ही हो पाएगा, यानी कि अगर बारिश नहीं होगी तो ही जा पाऊंगा, हो गई ना कंडीशन। यानी कि व्हेन यू हैव अ डिपेंडेंसी ऑफ समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन बाय समवन, तो उस केस में आप कंडीशन मोड का यूज़ करोगे, और यही मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कह रहा है टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ दिया कि ये जो है वो मूड है जो आपको कंडीशंस प्रेजेंट करवाएगी सेंटेंस के अंदर। दे वुड एक्सप्रेस कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस। तो कंडीशंस कौन सी है? दो तरह की होती हैं। अभी के लिए दो तरह की ध्यान रखो। एक ये है ए का मतलब क्या होगा? इनप्रॉबेबल, ठीक है, अनलाइकली और इमेजिनरी। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स ध्यान रखना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। इनप्रॉबेबल, अनलाइकली, ठीक है, इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब समझ में आता ना? आई होप इन सब का मतलब आपको पता होगा। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब पता है ना? जिसका सॉल्यूशन किसी के हाथ में नहीं होता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन, है ना? व्हेन यू आर नॉट एबल, व्हेन यू गेट कंफ्यूज एंड यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, उसे हाइपोथेटिकल कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज कीवर्ड्स, तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे। उसमें क्या आएगा? वुड आएगा, और वुड के पहले दो ही सब्जेक्ट आ सकते हैं, या तो आए अभी, उसके अलावा कुछ और होगा सब्जेक्ट, तो वो एरर हो जाएगा, बस ध्यान रखना, है ना? तो देखो जैसे सेंटेंस हो गया, इफ़ आई अटेम्प्टेड द लास्ट क्वेश्चन आई वुड टॉप दी टेस्ट। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जो सेंटेंस होगा ना, वो इफ से सॉरी इफ से स्टार्ट होगा। व्हेन से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको इफ दिखेगा। एसएससी में तो इफ ही दिखेगा। ठीक है, कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं व्हेन, लेकिन मोस्टली आपको इफ ही दिखेगा। ठीक है, इफ ध्यान रखना। तो हमेशा जो भी कंडीशनल मूड ऑफ अ वर्ब स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस, ठीक है, तो उसमें आप जो सेंटेंस स्टार्ट करोगे उसमें वो इफ से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात वहाँ पे जो होगा ना, पास्ट टेंस होगा। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? ये सेकंड है, और सेकंड क्या होती है? पास्ट टेंस होती है। पास्ट क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में हो चुका है। ठीक है, इमेजिनेशन बन गई है वो तुम्हारी। ठीक है, जैसे सपोज करो कि भाई मैं 12th में नहीं पढ़ा, ठीक है, और मैं अब फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 12th में पढ़ लेता, यानी कि इमेजिनेशन हो गई ना मेरी। तो इमेजिनेशन कब बनाओगे? इमेजिनेशन तभी तो बनाओगे जब वो एक्चुअली में तुम्हारे हाथ से निकल गई हो। तो हाथ से निकलना मतलब पास्ट हो जाना। तो इसलिए यहाँ पे इफ के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब आएगी। इफ आई अटेम्प्टेड द लास्ट क्वेश्चन आई वुड टॉप द टेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैंने लास्ट क्वेश्चन उस टेस्ट का अटेम्प्ट किया होता, इमेजिनेशन, ठीक है, अनलाइकली, इम्प्रॉबेबल, ठीक है, हाइपोथेटिकल, है ना, तो मैं टॉप मार देता। केवल एक क्वेश्चन से आई कुड नॉट हैव टॉप्ड। तो यही वो बोल रहा है ना? अब यहाँ पे देखो दो चीज़ देखो, वुड आ गया, ठीक है, दो क्लॉजेज होते हैं, कॉमा लगा के वुड आता है। वुड शुरुआत में नहीं आता, शुरुआत में आपको इफ दिखेगा। वुड भी दिख सकता है, लेकिन उस टाइम पे कॉमा नहीं होगा। ये सेंटेंस को आप आगे भी रख सकते हो, कॉमा हटा दो, और अगर इफ को आगे रखना है तो कॉमा लगाना पड़ेगा दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट होने से पहले। तो ये एक सेंटेंस हो गया, इफ आई अटेम्प्टेड द लास्ट क्वेश्चन, ये एक सेंटेंस है। उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इस बात का भी ध्यान रखना है दो सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, और वुड हमेशा दिखेगा। वुड से पहले क्या दिख रहा है? आई दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वी वुड बाय दिस हाउस इफ वी हैड एनफ मनी। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा बना दिया मैंने कि भाई किसी के पास भी पैसा होगा वो भाई घर खरीद ही लेंगे, है ना? इसका अब देखो यहाँ पे वुड पहले आ गया, यानी कि ये वाला सेंटेंस पहले आ गया। अब आपको कॉमा नहीं दिखेगा। कॉमा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इफ पहले आता है तो कॉमा लगता है उस इफ के सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद। इफ का सेंटेंस कहाँ तक है? इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन तक है ना? इस वाले स्टेटमेंट में इफ का सेंटेंस क्वेश्चन तक है। तो क्वेश्चन के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन के बाद कॉमा लगा देना इफ यू आर यूजिंग इफ इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? वी वुड बाय दिस हाउस इफ वी हैड एनफ मनी। हम ये घर खरीद लेते अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे होते तो। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। वुड आ गया, वुड से पहले वी आ गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है उसमें इफ आ गया, और इफ के बाद हैड आया है, ना कि हैव आया है। हैव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। हैड क्या होता है? सेकंड फॉर्म, है ना? तो हमेशा ही पास्ट में चलता है इस तरह के सेंटेंसेस। इफ वी हैड एनफ मनी, अगर हमारे पास पर्याप्त धन होता तो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद ही कहता है इनप्रॉबेबल कंडीशन। इनप्रॉबेबल कंडीशन या क्लोज्ड कंडीशन, मतलब जो तुम्हारे हाथ से पूरी निकल गई, इमेजिनेशन करने लायक भी ना हो। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है कि भाई ऐसी कंडीशन जो आपके पूरे हाथ से निकल गई हो, वो इमेजिनेशन करने लायक ही ना हो। जैसे इफ़ वी हैड नॉन द एग्जैक्ट लोकेशन आई वुड हैव रीच देयर ऑन टाइम, कि भाई अगर मुझे पता होती ना एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, तो मैं टाइम पे पहुंच जाता। यानी कि इमेजिन भी नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि बिल्कुल भी वहाँ तक बात आई नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन मिली ही नहीं है ना? तो ये जो क्लोज कंडीशन होती है और इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें पहले इस पे ध्यान देते हैं। इसमें जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी उसमें इफ के बाद।
इफ़ के बाद। लेकिन जो इम्पॉसिबल और क्लोज कंडीशन होती है उसमें इफ़ के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किसके साथ, हैड के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, जो इम्पॉसिबल और क्लोज कंडीशन होती है। और अगर आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तो दूसरा जो सेंटेंस होगा वुड वाला, उसमें वुड के साथ हैव आ जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो सेंटेंस में एग्जाम में पता है किस तरीके से आपको पूछेगा, आपको पूछेगा कि यहाँ पे इफ के बाद हैड लगा देगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देगा। ठीक है, उसके बाद जो वुड होगा ना, वुड के बाद हैव नहीं लगाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इफ के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है, तो वहाँ पे आगे जाके वाले सेंटेंस में वुड के साथ भी हैव आएगा, अगर वो पास्ट परफेक्ट में है इफ का जो सेंटेंस है। ठीक है, जैसे इफ ही हैड, ठीक है, समझ में आ गया ना, इफ आ गया, इफ के बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नून, आए के साथ वुड आ गया और वुड के बाद हैव आ गया है ना। तो आई होप यू गॉट इट। चलो नेक्स्ट, इफ़ यू हैड अराइव्ड, अगर तुम टाइम पे पहुंचे होते पहले, है ना, इफ़ यू हैड अराइव्ड बिफोर वी वुड हैव हैड लंच टुगेदर, हम साथ में खाना खा चुके होते, है ना, हम साथ में खाना खा चुके होते, यानी कि जो बहुत दूर चली गई है बात, उसके लिए आता है यूज़ होता है क्या, यूज़ होता है क्या, इम्पॉसिबल और क्लोज कंडीशन। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने को नहीं, इतना ही है। तो इसमें ध्यान रखना है कि भाई आपको हमेशा हैड मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो आगे जाके वुड के साथ भी हैव लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे जो हैड है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये हैड हैव के कारण हैव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हैव के लिए हैव की थर्ड फॉर्म आई है हैड, तो वो हैड अलग है, वो हैड अलग है, वो वुड हैव का पार्ट नहीं है, ये हैड वुड हैव का पार्ट नहीं है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन। चलिए आगे बढ़े। अब है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब सेंटेंस एक डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द जीरो कंडीशनल सेंटेंस इज ऑफन यूज फॉर रेफरिंग टू जनरल ट्रूथ्स आई मीन, बस यही ध्यान रखना है, जनरल ट्रूथ्स के लिए यूज होगा, यानी कि ऐसा ट्रूथ जो जनरल हो, यानी कि इट अप्लाइज टू एवरीबॉडी, इट इज यूनिवर्सल आई मीन, है ना। तो ऐसा कोई सेंटेंस बना रहे हो विच इज यूनिवर्सल इन फॉर्म, ठीक है, विच अप्लाइज टू एवरी बीइंग ऑन द अर्थ एंड इन द यूनिवर्स ऑल्सो, तो उस केस में आप जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज करोगे। ठीक है, और आगे क्या कहता है, जो टेंस यूज होगा ना, बोथ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वो सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि इफ वाले में भी सिंपल यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और जो आगे सेंटेंस बनेगा। अब इस केस में ध्यान रखना, इफ केस, इस केस में वुड नहीं होता है, वुड नहीं होगा इस केस में, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड नहीं होगा। वुड केवल तब होता है, वुड कब यूज होता है, वुड सॉरी क्या हो रहा है मेरे को, वुड केवल तभी यूज होगा जब आपका जो सेंटेंस हो वो हाइपोथेटिकल हो, इमेजिनरी हो, दैट इज नॉट यूनिवर्सल। और ये तो यूनिवर्सल है ना, तो यूनिवर्सल जो होता है वो इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, बिकॉज इट अप्लाइज, इट एक्चुअली अप्लाइज टू एवरीबडी, है ना, या एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट एंड ऑन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स आई मीन, है ना। तो इसलिए यहाँ पे वुड का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज दे आर यूनिवर्सल इन फॉर्म, इनके जो सेंटेंसेस होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टेंस यूज होगा दोनों पार्ट में वो सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो सेंटेंसेस, इफ दिस हैपन्स दैट हैपन्स, देखो इफ के बाद क्या यूज हुआ, इफ तो यूज हो गई, क्योंकि आपको इफ क्या बताता है, इफ आपको बताता है अगर ये होगा तो अगर वो नहीं होगा, है ना, या अगर बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इफ क्या बताता है, इफ बताता है कंडीशन, कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, कंडीशन बता रहा है इफ, तो इफ का आना तो जरूरी होता है। ठीक है, तो इफ का आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ यहाँ पे आ गया, उसके बाद देखो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ दैट से, वहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव की, हैपन की सॉरी। तो इसकी हिंदी क्या हो गई कि अगर ये होता है तो ये होता है, ठीक है, या ये होगा तो वो होगा, मतलब कोई भी इसमें कुछ भी डाल लो कि भाई अगर, हाँ अगर पेन को नीचे गिराऊंगा तो ग्रेविटी उसे खींच लेगी, यूनिवर्सल है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगा, इस तरह का सेंटेंस बोलूँगा, तो उस केस में जो मूड यूज़ होगा वो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का मूड यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी देख लो, इफ़ वन हीट्स आइस इट मेल्ट्स, देखो कितना सिंपल है, यूनिवर्सल है कि अगर कोई आइस को मेल्ट करेगा तो पिघल जाएगी, सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल है, इट विल अप्लाई टू एवरीथिंग, नो सॉरी, इट विल अप्लाई एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, अर्थ के ऊपर बात कर सकता हूँ मैं केवल, है ना। तो अगर आइस को पिघलाओगे, बाद का मुझे नहीं पता कि भाई अर्थ के बाहर क्या पता फिजिक्स अलग हो गई हो, ये केमिस्ट्री अलग हो गई है, बाकी मुझे नहीं पता, हो सकता है, ठीक है, होता ही होगा, अगर सन के पास जाके तुम बर्फ़ रख दोगे पिघल जाएगी। तो मतलब यही है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है ना, तो कि अगर कोई बर्फ़ को गर्म करेगा तो पिघल जाएगी, तो यूनिवर्सल है। तो इस केस में आप क्या यूज़ करोगे, दोनों टेंसेज में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करोगे टेंस, और दूसरी बात इसमें वुड नहीं आएगा।
ठीक है. And with this I think our session of almost moods of a verb is completed. मैंने almost क्यों बोला? Because moods of a verb is not completed yet. अभी subjunctive mood करवाना है, which is very important, which would take a lengthy time comparatively. ठीक है. So that is why I did not complete in one session only. So I would take another session. I would have to use another session. Why? To teach you the concept that is subjunctive mood. ठीक है. तो in the next session what we are going to do, in the next session we are going to learn about the subjunctive mood, that is another form, another mood of a verb, and वो करेंगे. and उसके लिए जो session होगा वो ठीक ठाक होगा. and till then what you have to do, you have to revise each and everything which you have learned till now. and bye bye, take care and sayonara. We will meet soon in the next session. Bye bye.